नमस्कार नाविका और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। और मेरा ये व्यू है कि यूजीसी के जो ये इक्विटी नियम हैं, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हैं और इनको बदलना ज़रूरी है। क्यों? नंबर एक, जो जाति भेदभाव के पीड़ित, उनकी परिभाषा दे रखी है इन लॉज में, उसमें सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। मतलब कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विक्टिम्स में जनरल कैटेगरी के लोग शामिल ही नहीं हैं। इसका मतलब किसी को अगर ब्राह्मण समाज के आदमी को अगर उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो कैटेगरी में नहीं आता है। और ये पता नहीं ड्राफ्ट किसने किए हैं कि उसके इमीडिएटली नेक्स्ट क्या रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो ये समझना चाहिए कि आपने गलत डेफिनेशन दे रखी है। नंबर दो, जो इक्विटी समितिज बनाई गई है उनकी रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है, बाकी सारे वर्गों का जिक्र है। ये क्यों छोड़ा गया? और नंबर तीन, जो झूठी शिकायतों को सजा देने का नियम होना चाहिए वो नहीं है। किसी भी कानून को नाविका ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, चाइना। कहीं भी हो रहा अन्याय हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करके नहीं सुधारा जा सकता नाविका। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, अन्याय को सुधारना नहीं है, बल्कि इसे जारी रखना है। और उसका सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में ये आगे आया है। यूजीसी के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा एक अन्याय है जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। मैं पहले ही कह चुका, और आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से एक स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि फर्जी केसेस ठोके जाएं सवर्ण पे, इस उनको फंसाया जाए। ये आगे जाके होगा। और जो मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि कोई इनको मिस यूज नहीं करेगा, मैं मानता हूं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ओनली अ गुड लॉ कैन बी मिस यूज, बैड लॉ विल बी यूज एंड पीपल आर गोइंग टू यूज इट। बहुत सही कह रहे हैं। और हम बचपन से यही पढ़ते रहे हैं कि कानून की आंखों में हम सब बराबर हैं। तो ये नया कानून क्यों, और इस नए कानून में एक बड़े वर्ग को बाहर क्यों रखा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो बात आनंद रंगनाथन कह रहे हैं उसकी तरफ, जिसकी तरफ वो इशारा करें, कह रही है कि ये जनरल कैटेगरी और सवर्ण वर्ग के लोगों को फंसाया जाना चाहिए। शाइना एनसी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जानबूझकर अपर कास्ट को, जनरल जी। कैटेगरी के लोगों को फंसाए जाने के लिए आप ये नए रूल लेकर आए हैं? नंबर दो, किसी से बात करते हुए उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया और ये कहा कि कहीं एक अपर कास्ट की लड़की किसी कॉलेज में पढ़ती है, उसे कोई एससी एसटी की तरफ से या ओबीसी की तरफ से कोई लड़का प्रपोज करने की कोशिश करता है और उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपनी स्वेच्छा से इंटरेस्ट नहीं है। अब उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलत भावना से मना कर दिया है, कास्ट देखकर मना कर दिया है। क्या उस लड़की का अपना डिसीजन कोई मायने नहीं रखेगा जस्ट बिकॉज वो जनरल कैटेगरी की है? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत बहुत तगड़ा है। मैं पूछना चाहती हूं, ये प्रावधान क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन? सर्वप्रथम नाविका जी, यूजीसी का एक ही लक्ष्य है कि सबको इक्वालिटी मिले, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मौका मिले और कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अभी आपने सवाल पूछा महिलाओं को, ये इक्विटी जो कमिटीज हैं वहां शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, ओबीसी भी है, महिला भी है, दिव्यांग भी है। तो क्या एक महिला जनरल कैटेगरी में नहीं आती है? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब महिला की आप बात करते हैं तो महिला का जात पात धर्म के आधार पे नहीं है, वो है, यहाँ ये प्रावधान है 24/7 जो एक हेल्पलाइन है, जहां पहले कभी ये हेल्पलाइन था ही नहीं।
जहां पेनल्टीज है, जहां इंस्टीट्यूशंस में जहां फंडिंग का दुरुपयोग किया जाता है, जहां अंडरहैंड डीलिंग्स है, वहां भी ये प्रावधान लाया गया। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि ये होगा तो ये होगा, इसके ऊपर न चर्चा करते हुए ये देखें कि कैसे इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स की हम बात करते हैं आज, तो क्या है लक्ष्य? एक ही लक्ष्य है ना कि यू हैंडल कंप्लेंट्स एंड यू मेक श्योर दैट देयर आर कंप्लेंट्स व्हिच आर डेल्ट विद अप्रोप्रिएटली। जब आप यूजीसी 2026 की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज लोगों ने बोला है कि जनरल वर्सेस नॉन जनरल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम्स आते हैं इन प्लेस और जहां 24/7 हेल्पलाइन है, जहां कुछ भी गलत हो रहा है तो आप भी उजागर कर सकते हैं। और ये पूरे जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, लेकिन ये गाइडलाइंस ये भी कहते हैं कि जनरल हेल्पलाइन जो है उस पर अगर ये कमिटी सोचे तो वो पुलिस को बता दे। वो तो यूजीसी चेयरमैन को भी बाद में कंप्लेंट भेजेंगे, पहले पुलिस को बता देंगे। यानी केस तो लग गया, केस लग गया। बचने के तरीके आप ढूंढे आनंद रंगनाथन। क्या ये नियमित तरीके से इक्वालिटी और इक्विटी प्रोवाइड करता है? देखिए, शाइना जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कमिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसमें लिख रखा है कि विमेन विल बी इंक्लूडेड। इन्होंने पूछा क्या जनरल कैटेगरी विमेन में नहीं आती? बिल्कुल आती हैं। मैं शाइना जी से पूछना चाहता हूं, क्या दलित कैटेगरी विमेन में आती है शाइना जी? ऑफ कोर्स आती है। तो क्यों मेंशन किया अलग से? दलित क्यों मेंशन किया है अलग से? दलित और SC ST क्यों मेंशन किया है? वो सब भी तो आते हैं। क्योंकि उसमें महिला पुरुष दोनों है ना। तो जनरल कैटेगरी में भी महिला पुरुष दोनों है। ये सवाल महिला पुरुष दोनों जनरल कैटेगरी में भी है। एक में आप स्पेसिफिकली प्रोवाइड करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। ये ऑन द फेस ऑफ इट अनइक्वल लगता है, इसमें समानता है ही नहीं। ये समानता पूरी पहले मिनट से आपने खुद ही खारिज कर दिया शाइना NC जी। नहीं नाविका जी, बल्कि आप होलिस्टिकली देखें तो इस देश की परिस्थिति और परिभाषा भी बदल चुकी है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी तक सीमित था, वहां महिलाओं को इंक्लूड करके मुझे लगता है 50% आबादी वहीं पर आ जाती है। दिव्यांग क्या आपने कभी भी सोचा कि दिव्यांग को भी जोड़ देंगे इस पूरे कैटेगरी में? तो आपका कहने का मतलब मैं समझ गई, महिलाओं का आपने खास ध्यान रखा है। लेकिन हमारे बेटे हैं, उन्हें ये फेस करने दो, उन्हें इक्वालिटी की जरूरत नहीं है। क्या आप यही कहना चाह रही हैं? और कमरुज़मान चौधरी, बच्चे हों, बेटियां हों या बेटे हों, एक ही तराजू में होने चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि डिस्क्रिमिनेशन उनमें होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो यूजीसी के नए रूल हैं, इसमें SC ST OBC महिला दिव्यांग हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी का मेंशन नहीं है। और कहीं पर भी फेक कंप्लेंट्स होने पर कोई भी पेनल्टी नहीं है। और ये फेक कंप्लेंट्स कितनी हो चुकी हैं, कोर्ट्स में कितनी सुनवाइयां चल रही हैं? ऐसे एक तो शख्स हैं जिन्होंने 18 ऐसे SC ST एक्ट के केसेस लगाए हुए हैं यूपी में, वो भी अपने पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ, अपने बिजनेस राइवल्स के खिलाफ, प्रॉपर्टी डील्स के खिलाफ। अब इसका मिसयूज हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूं कि हर इंसान करेगा, लेकिन हो भी सकता है। उसके लिए भी तो रूल्स में प्रावधान होने चाहिए। क्या ये नए रूल्स वो प्रावधान, वो सेफ्टी वाल्व रखता है या नहीं? नविका जी, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपके साथ आज हम 6 लोग यहाँ पे पैनलिस्ट है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पैनलिस्ट जो है आज मिसिंग है, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता। समझ में नहीं आया, शायद आपने इनवाइट नहीं किया होगा। नहीं, मैंने बिल्कुल इनवाइट किया था, रोजमर्रा की तरह। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी भी नहीं आई। ये मैं साझा कर दूं अपने दर्शकों यहाँ पे देखिए, आज देखिए जिस तरह से आनंद रंगनाथन जी सरकारी हिमायत करते थे इतना दिन, आज उसका विरोध में खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे कुछ सवाल जवाब करने का समय आ रहा है। वो प्रूव करता है कि उनकी थिंकिंग इंडिपेंडेंट है।
जिस मुद्दे पर वो सपोर्ट करना चाहते हैं वो करते हैं, जिस मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करना चाहते वो नहीं करते हैं। ये बिल्कुल फ्री थिंकर की आजादी होती है। उनका नाविका जी, आप प्रवक्ता ना बने, आनंद जी का वो जवाब दे देंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे जो मुद्दा का बात उठ रहा है यहाँ पे, देखिए आनंद जी मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बात खत्म करूंगा। ये देखिए, ये एक चरित्र बन चुका है, ये एक चरित्र बन चुका है मोदी सरकार का। चाहे किसान कानून हो, जमीन अधिग्रहण हो, पर्यावरण नियम हो या शिक्षा कानून हो, मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.